एसी डीसी का मतलब है कि जनरेटर एसी यानी अल्टरनेटर और मोटर डीसी। WDG4 लोकोमोटिव में एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया गया है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब है कि जनरेटर एसी बिजली बनाता है और ट्रैक्शन मोटरें भी एसी बिजली से ही चलती हैं। तो जनरेटर अल्टरनेटर है और ट्रैक्शन मोटर भी एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। जो 3 फेज सप्लाई होती है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 3 फेज कोई सप्लाई स्क्रीन का नहीं है सर, है। स्क्रीन नहीं आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। आ रहा है स्क्रीन? आ रही है। तो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एसी का साइन वेव दिखाया है, लेकिन इसमें 3 फेज एसी का साइन वेव दिखाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं आर जीरो से शुरू हुआ, जीरो से शुरू होने के बाद 90 डिग्री पहुंचा, 90 डिग्री पहुंचने के बाद 120 डिग्री तक पहुंच गया। जब ये 120 डिग्री घूम चुका है, तब यहाँ से वाई जीरो से अपनी शुरुआत कर रहा है, और जब वाई 120 डिग्री घूम चुका है तो यहाँ से बी अपनी शुरुआत कर रहा है। तो इस तरह से इन तीनों फेजों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। दोनों फेज मतलब लगातार ये जो दोनों फेज हैं, इनके बीच में अगर आर वाई के बीच में देखें तो 120 डिग्री का, वाई बी में देखें तो 120 डिग्री का, बी आर में देखें तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यानी ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पर सेट रहते हैं। इनके बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस होता है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो हम जानते हैं कि अगर हमको एसी बिजली है हमारे पास और हमको डीसी बिजली चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो कि एसी बिजली को डीसी में बदल देता है। और अगर हमको हमारे पास डीसी सप्लाई हो और हमको एसी सप्लाई की ज़रूरत हो, तो हम क्या करते हैं कि इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलने का काम करता है। इन दोनों रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की खूबियों को संयुक्त रूप से प्रदान करने वाला यूनिट कन्वर्टर कहलाता है। कन्वर्टर वो इकाई है जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल सकता है। यानी ये रेक्टिफिकेशन का भी काम कर सकता है और एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने का भी काम कर सकता है। अब आपके सामने WDG4 का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट दिखाई दे रहा है। WDG4 लोकोमोटिव में 3 अल्टरनेटर लगे होते हैं। एक कहलाता है ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, दूसरा कहलाता है कंपेनियन अल्टरनेटर और तीसरा कहलाता है मेन अल्टरनेटर।
ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। सर आवाज बढ़िया नहीं आ रहा है, रुक रुक के आवाज आ रही है सर आपकी। अच्छा, नहीं सर, आवाज तो अच्छी आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इनका। आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, दोबारा से कनेक्ट हो जाइए। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, जब हम डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं, डीजल इंजन चालू होता है, उस समय ऑक्सिलरी अल्टरनेटर 3 फेज एसी सप्लाई बनाता है। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की सप्लाई का उपयोग बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं, और साथ ही साथ इसी ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की सप्लाई का उपयोग कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट करने के लिए भी करते हैं। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो उस समय ऑक्सिलरी अल्टरनेटर 3 फेज एसी सप्लाई बनाता है 55 वोल्ट की। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की ये सप्लाई एक SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये एक रेक्टिफायर होता है। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की सप्लाई SCR में जाती है। SCR उस सप्लाई को DC में परिवर्तित करके कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड में भेज देता है। जब कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड में सप्लाई जाती है, तब कंपेनियन अल्टरनेटर 3 फेज सप्लाई बनाने लगता है। कंपेनियन अल्टरनेटर की 3 फेज सप्लाई 6 मोटरें होती हैं, ऑक्सिलरी मोटरें। उन ऑक्सिलरी मोटरों को कंपेनियन अल्टरनेटर की सप्लाई मिलती है, जिनमें से 2 रेडिएटर फैन मोटर होती हैं, एक TCC1 ब्लोअर मोटर होती है, एक TCC2 ब्लोअर मोटर होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मोटर होती है, और एक डस्टबिन ब्लोअर मोटर होती है। ये जो 6 ऑक्सिलरी मोटर्स हैं, ये 3 फेज एसी मोटरें होती हैं। इनको चलाने के लिए कंपेनियन अल्टरनेटर की सप्लाई दी जाती है। साथ ही साथ कंपेनियन अल्टरनेटर की सप्लाई को ही एक दूसरे SCR के माध्यम से रेक्टिफाई किया जाता है, यानी DC में बदला जाता है, और DC में बदलकर मेन अल्टरनेटर की फील्ड में भेज दिया जाता है। जब मेन अल्टरनेटर की फील्ड में सप्लाई जाती है तो मेन अल्टरनेटर 3 फेज सप्लाई बनाने लगता है। मेन अल्टरनेटर की जो 3 फेज सप्लाई बनती है, वो मेन अल्टरनेटर के साथ ही 2 रेक्टिफायर बैंक लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड में लगा होता है, एक राइट साइड में लगा होता है। तो जो लेफ्ट साइड में लगा होता है उसको लेफ्ट साइड रेक्टिफायर बैंक कहते हैं, जो राइट साइड में लगा होता है उसको हम राइट साइड रेक्टिफायर बैंक कहते हैं। तो मेन अल्टरनेटर की 3 फेज एसी सप्लाई रेक्टिफायर बैंक्स पे जाती है, और ये रेक्टिफायर बैंक उस एसी सप्लाई को DC में परिवर्तित करके DC लिंक में भेज देता है। अब हमारे पास DC लिंक में सप्लाई, DC सप्लाई मिलने लगती है। DC लिंक की जो वोल्टेज होती है वो 620 से लेकर 2600 वोल्ट DC होती है। अब DC लिंक की वोल्टेज को DC लिंक कॉन्टैक्टर के माध्यम से TCC1 और TCC2 में भेजा जाता है। TCC1 यानी ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर 2। जब DC लिंक कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं तो DC लिंक की सप्लाई TCC1 और TCC2 में आती है। TCC1 इस DC सप्लाई को AC सप्लाई में परिवर्तित कर देता है, और AC सप्लाई में परिवर्तित करने के बाद TCC1 AC सप्लाई को ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 में भेज देता है।
इसी तरह से TCC2 DC लिंक से मिलने वाली DC सप्लाई को AC सप्लाई में परिवर्तित करके ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 में भेज देता है। इस तरह से जनरेटर की सप्लाई को ट्रैक्शन मोटर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे जनरेटर AC सप्लाई बना रहा है और यहाँ ट्रैक्शन मोटर भी AC सप्लाई यूज कर रही है, इसलिए इसको हम AC ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन के दौरान आपने देखा है कि जो जनरेटर की सप्लाई है, AC सप्लाई है, उसको हम सीधे मोटर में नहीं दे रहे हैं। जनरेटर की सप्लाई को सबसे पहले हम DC में बदल रहे हैं, DC में बदलने के बाद फिर AC में बदल रहे हैं और AC में बदलने के बाद तब हम ट्रैक्शन मोटर को दे रहे हैं। हम सीधे इस सप्लाई को नहीं दे सकते हैं, उसका कारण है वो अभी हम आगे समझते हैं। जो अभी हमने समझाया उसी का ये लिटरेचर है, आपके सामने एक बार फिर से दोहरा देता हूं। इस लोको में AC ट्रांसमिशन सिस्टम है। जब इंजन चालू होता है उस समय ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, जिसको कि बैटरी की सप्लाई से एक्साइट किया जाता है, 3 फेज 55 वोल्ट AC सप्लाई बनाता है। ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की 3 फेज AC सप्लाई को एक SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से DC में परिवर्तित करके और उसे कंट्रोल करके कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड को दिया जाता है। इस प्रकार कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइटेशन से कंपेनियन अल्टरनेटर 3 फेज AC सप्लाई बनाने लगता है। अब कंपेनियन अल्टरनेटर की जो 3 फेज AC सप्लाई है उसका उपयोग 6 AC मोटरें, जिसे हम ऑक्सिलरी मोटर्स भी कहते हैं, 2 रेडिएटर फैन मोटर, एक TCC1 ब्लोअर मोटर, एक TCC2 ब्लोअर मोटर और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मोटर और एक डस्टबिन ब्लोअर मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। साथ ही कंपेनियन अल्टरनेटर की 3 फेज AC सप्लाई को एक दूसरे SCR के माध्यम से DC में परिवर्तित करके मेन अल्टरनेटर की फील्ड को दिया जाता है, जिससे मेन अल्टरनेटर 3 फेज AC सप्लाई बनाने लगता है। मेन अल्टरनेटर के साथ 2 रेक्टिफायर बैंक लगे होते हैं। बाईं तरफ लगे हुए रेक्टिफायर बैंक को लेफ्ट साइड रेक्टिफायर बैंक और दाईं ओर जो लगा होता है उसको राइट साइड रेक्टिफायर बैंक कहते हैं। ये रेक्टिफायर बैंक मेन अल्टरनेटर से प्राप्त होने वाली 3 फेज AC सप्लाई को DC में परिवर्तित करके DC लिंक में भेज देता है। इस प्रकार DC लिंक की जो वोल्टेज होती है वो 620 से लेकर 2600 वोल्ट DC होती है। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमको AC सप्लाई को DC में परिवर्तित करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। DC को AC में परिवर्तित करना है तो हमें इन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ता है। और इसी प्रकार AC को DC में अथवा DC को AC में बदलने की जो संयुक्त इकाई होती है वो कन्वर्टर कहलाती है। जब DC लिंक कॉन्टैक्टर लगते हैं तो DC लिंक की सप्लाई TCC1 ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर 2 में जाती है। DC लिंक से मिलने वाली DC सप्लाई को TCC1 AC सप्लाई में बदलकर
ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को प्रदान करता है। इसी प्रकार डीसी लिंक से मिलने वाली डीसी सप्लाई को TCC टू AC में बदलकर ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 और 6 को प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि सीधे सीधे जनरेटर की सप्लाई को ट्रैक्शन मोटर में क्यों नहीं देते हैं, क्या कारण है। हमको डीसी में बदलना पड़ता है, फिर एसी में बदलकर ट्रैक्शन मोटरों को देना पड़ता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, इंजन का आरपीएम 1 नॉच से 8 नॉच तक परिवर्तित होता रहता है। 1 नॉच का आरपीएम होता है 269, 8 नॉच का आरपीएम होता है 904। तो यानी 1 नॉच का आरपीएम अलग है और 8 नॉच का आरपीएम अलग है। अब एक चीज बताइए आप लोग कि आपके घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है सर जी। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल, यानी 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट करती है। जो एसी सप्लाई हमें मिल रही है वो एसी साइकिल जो होते हैं, साइन वेव साइकिल जो होते हैं, यानी 0 से शुरू होकर पॉजिटिव में जाना, फिर नेगेटिव में जाना, फिर 0 पे आना, फिर दूसरा साइकिल शुरू करना। तो इस तरह से 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तब उसको 50 हर्ट्ज कहते हैं। अगर और साधारण भाषा में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां से भी बिजली पैदा होकर हमारे घरों में आ रही है, बिजली पैदा करने वाला वो जनरेटर 50 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। अगर जनरेटर 60 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा होता तो हमारे घरों में आने वाली फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती। चूंकि 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो जनरेटर 1 सेकंड में 50 चक्कर की गति से निरंतर घूम रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है, तभी हमारे यहाँ घरों में मिलने वाली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है और कांस्टेंट होती है। अगर जनरेटर के आरपीएम परिवर्तित हो जाएंगे तो हमें मिलने वाली फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। अब लोकोमोटिव में जो सप्लाई जनरेट हो रही है, एसी सप्लाई बन रही है, इंजन का आरपीएम तो 1 नॉच से लेके 8 नॉच तक बदलता रहता है। तो मेन अल्टरनेटर जो 3 फेज एसी सप्लाई बनाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगातार परिवर्तित होती रहेगी। और अगर इस तरह से मेन अल्टरनेटर की 3 फेज सप्लाई को सीधे ट्रैक्शन मोटरों में दे दिया जाए तो ट्रैक्शन मोटर की स्पीड को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जो 3 फेज एसी मोटरें हैं उनका काम करने का सिद्धांत डीसी मोटरों से अलग होता है, भिन्न होता है। इसीलिए सबसे पहले मेन अल्टरनेटर की 3 फेज सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करके डीसी लिंक में भेज दिया जाता है ताकि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी समाप्त हो जाए। उसके बाद डीसी सप्लाई को पुनः TCC1 और TCC2 में भेज देते हैं। TCC1, TCC2 डीसी सप्लाई को 3 फेज एसी सप्लाई में बदल देता है और ट्रैक्शन मोटरों में भेज देता है। इसके साथ साथ ये जो 3 फेज एसी सप्लाई है जो कि ट्रैक्शन मोटरों में दी जाती है TCC1, TCC2 के माध्यम से, उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक्शन कंट्रोल कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और इस प्रकार से ट्रैक्शन मोटर में
जो 3 फेज एसी सप्लाई हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब एसी मोटर के बारे में हम बात करते हैं कि वो काम कैसे करती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया क्या क्या करते हैं हम। अब बात करते हैं एसी मोटर काम कैसे करती है। जब हम किसी वाइंडिंग में एक फेज से अधिक फेज की सप्लाई देते हैं, कम से कम 2 फेज होने चाहिए। आपके यहाँ पंखा लगा होगा, पंखा चलता होगा, तो पंखा चलता तो सिंगल फेज पे है, लेकिन इसकी सप्लाई को हम 2 फेज में बदल लेते हैं। 2 वाइंडिंग करते हैं और उनके बीच में कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 2 फेज की सप्लाई होनी चाहिए। तो जब किसी वाइंडिंग में एक फेज से अधिक फेज की सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी प्रकृति लगातार घूमने वाली होती है। यानी वो चुंबक तो बनता है लेकिन स्थिर नहीं रहता, वो अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। और इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को हम घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड की जो कैलकुलेशन है वो होती है ns = 120f/p, जहां पे f क्या है, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, और p नंबर ऑफ पोल्स हैं। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप मान के चलें कि कोई मोटर है जो कि 6 पोल की है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 120 × 50 बटे 6, 6 दूनी 12, 20 × 50 यानी 1000 आरपीएम। सिंक्रोनस आरपीएम आपको 1000 मिलेंगे और रोटर के आरपीएम जो भी होंगे वो सिंक्रोनस आरपीएम से कम होंगे। इसी तरह से जब आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं हमको एग्जॉस्ट पंखा चाहिए या कोई पंखा चाहिए, तो आपसे पूछ लेता है कि भैया 900 आरपीएम वाला दें या 1400 आरपीएम वाला दें। तो इसका मतलब ये है कि जो 900 आरपीएम का है वो 6 पोल का मोटर है और जो 1400 आरपीएम वाला है वो 4 पोल का है, क्योंकि 6 पोल का जो होगा उसकी सिंक्रोनस आरपीएम 1000 होगी, तो 1000 आरपीएम से कम ही रोटर का आरपीएम होगा। और जो 4 पोल का होगा उसकी सिंक्रोनस आरपीएम 1500 होगी, तो उसके आरपीएम रोटर के 1500 से कम होंगे, तो वो 1400 कह के आपको दे देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी। जैसे जैसे हम 3 फेज एसी सप्लाई को फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड बदलती है। इस प्रकार घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र रोटर के चालकों से लिंक कटता है। फलस्वरूप रोटर चालकों में प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और रोटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने के लिए प्रेरित हो जाता है। लेकिन रोटर की स्पीड कभी भी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड के बराबर नहीं हो पाती, सदैव उससे कम रहती है। तो रोटर के घूमने की गति और सिंक्रोनस स्पीड के बीच में जो अंतर होता है वो स्लिप कहलाता है, फिसलन, स्लिप।
अब यहाँ पर आपको जो हमने बताया है उसको देखिए किस तरह से हम नियंत्रित करते हैं। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जब येलो अपने अधिकतम मान पे है तो उस समय ये एरो जो है ये येलो के सम्मुख तीर का निशान ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी इस समय जो नॉर्थ और साउथ पोल की कंडीशन है वो इस तरह से है। उसके बाद y का मान घटना शुरू हो गया, b का मान बढ़ना शुरू हुआ, और जब b अपने अधिकतम मान पे पहुंचा तो उस समय आपने देखा कि जो एरो का निशान है वो इधर हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र पीले वाले से शिफ्ट होकर नीले वाले पे आ गया। अब जब लाल वाला अपने अधिकतम मान पे पहुंचा तो उस समय ये एरो इधर आ गया। तो आप एक बार इस चित्र से देख सकते हैं कि लगातार ये चुंबकीय क्षेत्र अपनी स्थिति बदल रहा है। तो इसीलिए जब एसी सप्लाई दी जाती है तो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि स्थिर नहीं होता, लगातार घूमता रहता है। तो इसको हम घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और ये जिस स्पीड से घूमता है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अगर हम इस एसी सप्लाई को सीधे सीधे ट्रैक्शन मोटर में दे दें तो मान के चलिए कि अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो सिंक्रोनस आरपीएम 1000 है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो सिंक्रोनस आरपीएम 400 है, और स्लिप जो होती है वो 5 से 15% के बीच में होती है। अब इस चित्र के हिसाब से देखें तो जो इंजन के आरपीएम है वो 269 एक नॉच पे है और 904 8 नॉच पे है, यानी 269 आरपीएम पे जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ और होगी और 904 पे फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। अब हम मान लेते हैं कि जब 269 आरपीएम से घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, और जब 904 से घूम रहा है तो 80 है। अगर ये 20 फ्रीक्वेंसी हो तो उस समय सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? अभी कैलकुलेट किया था आपने, ये देखिए 400 आरपीएम। और अगर हम 50% भी स्लिप मान लें, हालांकि इतनी होती नहीं है, अगर हम 50% भी स्पीड मान लें वो स्लिप, तो रोटर की स्पीड जो होगी वो 200 आरपीएम होगी। तो अगर जनरेटर की सप्लाई सीधे सीधे मोटर में जाएगी और मोटर का आर्मेचर 200 आरपीएम से घूमेगा तो क्या असर पड़ेगा आपके लोकोमोटिव पे या ट्रेन पे? या तो लोकोमोटिव अपनी जगह पर स्लिप हो जाएगा, पहिया घूमता रहेगा, लोकोमोटिव आगे नहीं बढ़ पाएगा, या पहिया नहीं सरकेगा तो इतनी जोर का झटका लगेगा कि ट्रेन पार्टिंग हो जाएगी। इसलिए आपने बताया था तो हमने तुरंत हम जो सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को समाप्त करते हैं। समाप्त कैसे करते हैं? इस एसी सप्लाई को एक रेक्टिफायर बैंक में भेज देते हैं। रेक्टिफायर बैंक इस एसी सप्लाई को रेक्टिफाई कर देता है। रेक्टिफाई करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं जब इस लाइन के ऊपर नीचे
सप्लाई चले यानी साइकिल बने, तो ये साइकिल तो खत्म हो जाता है यानी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी हो गई जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी लिंक की सप्लाई की जीरो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या करेगा कि डीसी लिंक की सप्लाई को डीसी लिंक कॉन्टेक्टर के माध्यम से TCC1 और TCC2 में भेजेंगे। TCC1 TCC2 उस डीसी सप्लाई को एसी में बदल देगा और एसी में बदलने के बाद ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 4 5 6 में दे देगा। और ये जो सप्लाई TCC1 TCC2 1 2 3 4 5 6 नंबर ट्रैक्शन मोटर में भेजता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक्शन कंट्रोल कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित करके परिवर्तित करके हम मोटर की स्पीड को बदलते हैं, जिससे लोकोमोटिव की स्पीड भी घटती है और बढ़ती है। ठीक है, अब मोटरिंग के समय क्या होता है और ब्रेकिंग के समय क्या होता है। मोटरिंग के समय सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से अधिक होती है। सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से अधिक होती है, जिसके कारण स्टेटर में जो करंट है उसी दिशा में रोटर में भी करंट इंड्यूस होती है, यानी स्टेटर करंट और रोटर करंट की दिशा समान होती है, एक तरफ होती है। लेकिन ब्रेकिंग के समय क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी को कम करके सिंक्रोनस स्पीड को घटा लेते हैं, जबकि मोटर अपनी स्पीड से चलती रहती है। इसलिए डायनेमिक ब्रेक के समय सिंक्रोनस स्पीड कम होती है, रोटर स्पीड ज़्यादा होती है। तो रोटर में जो करंट की डायरेक्शन बह रही थी वो उसी डायरेक्शन में करंट बहती रहती है, लेकिन स्टेटर जो है उसका रोटेशन कम होने के कारण ऐसा लगता है कि वो रोटर से उल्टा घूम रही है, तो स्टेटर में करंट रिवर्स इंड्यूस हो जाती है। और जब करंट स्टेटर में रिवर्स इंड्यूस हो जाती है तो उस कंडीशन में जो सप्लाई TCC1 से ट्रैक्शन मोटर की तरफ जा रही थी, अब ट्रैक्शन मोटर से TCC1 और TCC2 की तरफ आने लगती है। तो जब मोटर की तरफ से TCC1 में आने लगती है तो TCC1 उस सप्लाई को DC में बदलकर DC लिंक में भेज देता है। DC लिंक में उस समय जो वोल्टेज होती है वो ट्रैक्शन मोटर की बनी हुई वोल्टेज होती है, और ये वोल्टेज V1 V2 V3 V4 के माध्यम से ग्रिड में चली जाती है। और ग्रिड में जितनी ज़्यादा करंट जाती है उतने ही ज़्यादा गति का विरोध होता है। तो इस तरह से जो ग्रिड्स के पेयर में करंट जाती है उसी का कुछ हिस्सा ग्रिड ब्लोअर मोटर के लिए दे दिया जाता है, जिससे ग्रिड ब्लोअर मोटर भी चलती है। और इस तरह से डायनेमिक ब्रेक के समय AC मोटरें काम करती हैं। अब इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में यदि किसी को किसी भी तरह का कोई संशय हो, कोई सवाल हो, तो वो पूछ लें। चार्जर आया नहीं अभी तक। नहीं कैसे कैसे होता है, अभी महिंद्रा हमसे रिपोर्ट की है। हेलो, महिंद्रा अभी क्या कॉम्पैक्ट का हम आईटी रिपोर्ट करते हैं। हेलो सर, इसमें एक जो है तो आपने दोस्त को पास कर दिया, बोलिए। और काम नहीं करेगी इन टाइम, तो बोलिए भाई। कौन जिम्मेदार होगा? सर ये ब्रेकिंग के समय फिर से बता दीजिए, इसका जो क्या होता है। देखो, ब्रेकिंग के समय लिखवा लीजिए, अब इस समय ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसका बैटरी बैठ चुका है। देखो, ब्रेकिंग के समय क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड, अभी पहले तो मोटरिंग के समय सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा थी तो उससे रोटर प्रेरित होकर उसी दिशा में घूम रहा था। अब क्या होता है, रोटर अपनी स्पीड से घूमता रहता है, तो फ्रीक्वेंसी को घटा के हम सिंक्रोनस स्पीड को कम कर लेते हैं।
तो जब सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाती है, जैसे आप मेरे पीछे चल रहे हो, हम आगे चल रहे हो, तो जिधर हम जा रहे हैं उधर आप भी जा रहे हैं, यानी हमारे और आप में जो करंट की दिशा है, प्रवाह की दिशा है, समान है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड कम कर लें और आप उसी स्पीड से जाते रहो, तो आप देखोगे कि आप आगे जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन तो वही है, लेकिन आपके सापेक्ष हमारी डायरेक्शन उलट गई, यानी हम पीछे जाने लगे आपसे। तो यही सिस्टम होता है कि जब सिंक्रोनस स्पीड कम होती है, रोटर स्पीड ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा स्पीड के कारण, जब सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा थी तब रोटर में इंडक्शन पैदा कर रही थी, अब रोटर की स्पीड ज़्यादा है तो स्टेटर में इंडक्शन पैदा करने लगती है। तो जब स्टेटर में इंडक्शन पैदा होता है तो स्टेटर की करंट TCC1 TCC2 की तरफ जाती है। तो जब TCC में करंट जाएगी तो TCC क्या काम करेगा, उस AC सप्लाई को DC में बदल देगा, DC में बदलकर DC लिंक में भेज देगा। DC लिंक में जो सप्लाई पहुंचेगी वो मोटर की है, इस समय जनरेटर की सप्लाई नहीं है, मोटर की सप्लाई होगी। और उस DC लिंक में जो सप्लाई गई है उसको अगर हम ग्रिड में भेज दें तो जहां से सप्लाई पैदा हो रही है, जिस कारण से पैदा हो रही है, उसका विरोध होने लगता है। तो इस तरह से जब ग्रिड में सप्लाई जाने लगती है तो ट्रैक्शन मोटर से जो सप्लाई पैदा हो रही है उसका विरोध होने लगता है और उसकी गति रुकने लगती है और आपको डायनेमिक ब्रेक का प्रभाव प्राप्त हो जाता है। तो ये डायनेमिक ब्रेक के समय WDG4 लोको में ये होता है। अच्छा, डायनेमिक ब्रेक के समय अगर DC लिंक की वोल्टेज, DC लिंक की हमने वोल्टेज बताई मोटरिंग के समय 620 से लेके 2600 वोल्ट होती है, लेकिन डायनेमिक ब्रेक के समय क्या होता है, ये 2600 की जो वोल्टेज होती है ये एक्सीड कर जाती है। अगर ये वोल्टेज 2800 से 3200 की रेंज में पहुंच जाती है तो TCC1 और TCC2 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके अंदर क्रोबार लगाया गया है। तो जब ये वोल्टेज 2800 से 3200 की रेंज में रहता है तो सॉफ्ट क्रोबार फायर हो जाती है, और जब ये वोल्टेज और बढ़ जाती है 3200 से 3600 की रेंज में चला जाता है तो हार्ड क्रोबार फायर हो जाती है, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो जिससे TCC1 TCC2 सेफ हो जाता है, एक्सेस वोल्टेज के से जलने से बच जाता है। DC लिंक की वोल्टेज एक्सेस हो जाएगी, 2600 से ज़्यादा हो जाएगी तो TCC1 TCC2 को नुकसान हो जाता है। तो इसलिए डायनेमिक ब्रेक के समय में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा है तो हमारे पास जो सेफ्टी लगी हुई है वो ऑपरेट हो जाए और TCC1 TCC2 को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया अल्टरनेटर के 3 पार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, कंप्लीमेंट और मेन अल्टरनेटर। ये तो पूरे अल्टरनेटर में पूरा कंबाइंड पार्ट हो गया इसका सर ना? 3 अल्टरनेटर लगे होते हैं, एक ऑक्सिलरी अल्टरनेटर लगा होता है, एक कंपेनियन अल्टरनेटर लगा होता है और एक मेन अल्टरनेटर लगा होता है। कंपेनियन अल्टरनेटर और मेन अल्टरनेटर एक ही बॉडी में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो 2 पार्ट होते हैं, और ऑक्सिलरी अल्टरनेटर अलग लगा होता है। ये ऑक्सिलरी का मतलब अलग हो, उससे अल्टरनेटर से अलग लगा होगा ऑक्सिलरी अल्टरनेटर? हाँ, ऑक्सिलरी अल्टरनेटर अलग लगा हुआ है। सर जब पावर ट्रांसमिशन हुआ इसका, यहाँ से डीजल इंजन से आपको AC करंट मिला तो इसने SCR ने इसको DC में बना के 6 मोटर को भेज दिया, और उसके बाद वो जो सर अल्टरनेटर का बीच वाला फंक्शन थोड़ा उसको एक बार क्लियर कर दीजिएगा बस। कहाँ थे तुम? सर थोड़ा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, उससे मैं नहीं सुन पाई आपको क्लियर, उसके बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था सर। जिस हिसाब से तुम बता रहे हो ना, SCR से कन्वर्ट करके सीधे मोटर में दे देते हैं। इसमें जो है ऑक्सिलरी अल्टरनेटर जो सप्लाई बनाता है, ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की सप्लाई को SCR से कन्वर्ट कर कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड में दी जाती है, और कंपेनियन अल्टरनेटर की जो सप्लाई निकलती है वो SCR से कन्वर्ट करके मेन अल्टरनेटर की फील्ड में दी जाती है। कंपेनियन अल्टरनेटर की जो सप्लाई होती है वो 6 मोटरों को दी जाती है, ऑक्सिलरी मोटरों को, रेडिएटर फैन मोटर, TCC1 TCC2 ब्लोअर मोटर, TCC इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मोटर और डस्टबिन ब्लोअर मोटर। और मेन अल्टरनेटर की जो सप्लाई होती है वो रेक्टिफायर बैंक पे जाती है। रेक्टिफायर बैंक इसको रेक्टिफाई करके DC लिंक में भेज देता है।
और डीसी लिंक में जो सप्लाई जाती है वो डीसी लिंक कॉन्टेक्टर के लगने से TCC1 TCC2 में आती है। TCC1 TCC2 उस डीसी सप्लाई को एसी में बदलकर ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 में भेज देता है, और TCC2 उस डीसी सप्लाई को एसी में बदलकर 4 5 6 में भेज देता है। ये होता है। सर यहाँ पे SCR 2 जगह लगा हुआ है, फिगर नीचे दिखा है, ऊपर दिखा रहा है। हाँ, तो 2 जगह लगा हुआ है। एक ऑक्सिलरी अल्टरनेटर की सप्लाई को डीसी में बदलकर कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड में भेज रहा है, दूसरा कंपेनियन अल्टरनेटर की सप्लाई को डीसी में बदलकर मेन अल्टरनेटर में भेज रहा है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। समय से रहोगे नहीं, उसके बाद जो है तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। कोई पढ़ाएगा नहीं ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ाया आपको। सर ये ठीक है। ECC में जो है इलेक्ट्रिक जो सप्लाई आती है, हाँ, इसका नाम सर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लोअर मोटर दिया गया है। सर इलेक्ट्रिक ब्लोअर मोटर क्यों नहीं कहा जाता है सर, जब इलेक्ट्रिक इसकी सप्लाई आती है? इलेक्ट्रॉनिक TCC इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मोटर है, ये है इलेक्ट्रिकल मोटर, लेकिन जैसे TCC1 ब्लोअर मोटर है यानी TCC को ठंडा करने वाली, TCC2 को ठंडा करने वाली, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक TCC का जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है उसको ठंडा करने वाली मोटर है। इसका इलेक्ट्रिकल नाम चाहे आप कुछ कर लो, लेकिन इसका काम वही रहेगा कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट है जहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे रेडिएटर कूलिंग मोटर है तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, पानी वाली मोटर है, सब इलेक्ट्रिकल मोटर है। ये 6 मोटरों के अलग अलग नाम हैं, जैसे डस्टबिन कूड़ा साफ करने वाली मोटर, समझ गए? ठीक है भाई। सर लिटरेचर जो आपने सर हाँ बोलो। लिटरेचर जो आपने शेयर किया है इसमें वही लिटरेचर लिखना पड़ेगा सर? अगर समझ में आ गया तो वो लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से लिखते चले जाओगे यार, ऐसा क्या है। वो तो हमने सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताया कि अगर आप चाहें तो क्या क्या होता है जो हम समझा रहे हैं उसको समझने के लिए अगर बाद में एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि उस लिटरेचर के हिसाब से लिखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना है, चाहे जैसे समझो, चाहे सुन के समझो, चाहे देख के समझो, चाहे पढ़ के समझो, चाहे जैसे समझो। सर हाँ बोलिए। सर हार्ड क्रोबार और सॉफ्ट क्रोबार ये केवल डायनेमिक के से आती है? हाँ डायनेमिक से ही आती है ये। और इसका कहीं यूज नहीं, केवल डायनेमिक के कारण ही ये सब हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जब डायनेमिक लगाओ तो तभी आएगी। और क्या समझा था, मोटरिंग में आती है। ठीक सर। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। सर नमस्ते।